स्वागत है आप सबका आपके इस अनोखे बैच के अंदर। सबको नए बैच की शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग ने इनकम टैक्स के बैच को ज्वाइन किया। इनकम टैक्स के जो सब्जेक्ट हैं वो आपका बीकॉम फाइनल का पेपर फर्स्ट होता है। तो इसके अंदर आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कंप्यूटेशंस करनी है, इनकम कैसे टैक्सेबल की जाएगी, टैक्सेबल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम के अंदर से कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे, वो सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। इनकम टैक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें हर एक चीज़ का एक कंसेप्ट होता है जिसको हम पर्टिकुलर एक एक कॉन्सेप्ट के लिए हमने क्लास डिसाइड कर रखी है। आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार टच करके निकल जाऊंगा। यानी मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस के लिए ज़्यादा क्लासें चाहिएगी। पूरे साल हम लोग इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो हर कॉन्सेप्ट की जो डीपली एनालिसिस होगी वो पर्टिकुलर क्लास में होगी। आज भी हमारी क्लास यही है, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ताकि आपको एक बर्ड आई व्यू पता चल जाए कि आखिर हम लोग इनकम टैक्स जैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले क्या हैं। ओके ओके सर। अब मुझे एक बात बताना, आप जानते हैं कि जब हमारे घर के अंदर खर्चे होते हैं तो उस खर्चों को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा कौन ला के देता है? वो पैसा आपके पापा कमा कर ला के देते हैं। तो आपकी इनकम का सोर्स क्या है? आपके पापा का बिजनेस। ओके सर। पापा जो पैसा कमा के लाते हैं उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कितनी क्वांटिटी में खर्च करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? मम्मा लेती है। मम्मा अपने जो फैमिली इनकम है उस इनकम को प्लानिंग करती हैं और उस प्लानिंग को हम बोलते हैं बजट करना, बजट बनाना। उनको पता है बच्चों की फीस में कितना खर्च होगा, घर के राशन में कितना खर्च होगा और अदर एंसिलरी चीज़ों में कितना खर्च होगा। वो उस लिमिटेड पैसे को बजट बनाकर बेस्ट ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करती हैं, क्योंकि जो इनकम का जो सोर्स है, जो इनकम है वो एक लिमिटेड इनकम है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक छोटे से परिवार को मैनेज करने के लिए इतनी प्लानिंग हो सकती है, तो एक 138 करोड़ लोगों के परिवार को मैनेज करने के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी? बात तो सही है सर। इस चीज़ को समझने के लिए हमको हमारी इकोनॉमी को समझना होगा। जो हमारा देश है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को चलाने में टैक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे देश में दो तरह के टैक्स पाए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सीधा जिस बंदे पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है और उसी के द्वारा ही पे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं हूँ, मुझे कुछ इनकम हुई है तो गवर्नमेंट टैक्स मेरे ऊपर ही लगाएगी, कलेक्शन भी मेरे से ही करेगी, यानी टैक्स मेरे पर ही लगाया जाएगा और चुकाना भी मुझे ही पड़ेगा। इसको तो बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। लेकिन सर, हमने देखा है कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमको बिल दिया जाता है और उस बिल के अंदर CGST, SGST, IGST और UTGST लगा रहता है। वो जो GST का पैसा है वो कस्टमर से वसूल किया जाता है, बिल के अमाउंट में इंक्लूड होता है। जैसे अगर 1000 रुपये वैल्यू किसी चीज़ की है, उसमें 200 रुपये का GST लग गया
टोटल 1200 रुपये का बिल बना और उस कस्टमर से कितने रुपए कलेक्ट किए जाएंगे? 1200 रुपये। ये जो 1000 रुपये है ये तो उस पर्टिकुलर व्यापारी का पैसा है जो उसने माल के बदले में लिया है, और उसने जो 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं वो 200 रुपये जो लिए हैं वो एज टैक्स लिए हैं, और वो जो टैक्स हैं वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब उस व्यापारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कस्टमर से 200 रुपये कलेक्ट किए हैं उस कलेक्ट किए हुए पैसे को गवर्नमेंट को जमा करवाए। तो यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है वो व्यापारी के ऊपर नहीं पड़ा, ये जो टैक्स का बर्डन है ये उस कस्टमर के ऊपर पड़ा, क्योंकि व्यापारी ने टैक्स का पैसा कलेक्ट किया और उस कलेक्ट किए गए पैसे को किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो आई होप आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ बातों को लेकर समझिस एक लेवल पर आ गए हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ओके ओके। अब सवाल ये उठता है कि सर आज आप हमारा बीकॉम वाला कॉन्सेप्ट और सीए इंटर वाले कॉन्सेप्ट को टच करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही बीकॉम फाइनल के अंदर और सीए इंटर के अंदर इनकम टैक्स का सब्जेक्ट होता है। फाइनल में भी होता है लेकिन मैं इंटर वाली बात ही कर रहा हूँ और बीकॉम फाइनल वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। तो सर डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर 80 नंबर का होता है। पर्टिकुलरली अभी मैं बीकॉम फाइनल वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। उस 100 नंबर के पेपर में इनकम टैक्स जो है वो आपका आता है 80 मार्क्स का, और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं वो आपका आता है 20 मार्क्स का। यानी सर डायरेक्ट टैक्स आपका 80 नंबर का है और इनडायरेक्ट टैक्स आपका 20 नंबर का है। ओके। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर अलग अलग तरह के जो करदाता होते हैं, जैसे इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, फर्म होती है, एओपी होता है, बीओआई होता है, एचयूएफ होता है। तो सबकी ऊपर जो टैक्सेबिलिटी होती है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, और सब पर जो टैक्स स्लैब होता है वो भी अलग अलग तरीके से काउंट होता है, और जब सब पर जो टैक्स रेट लगती हैं वो भी अलग अलग लगती हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर एसएससी के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलर क्लासों के अंदर मैं एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा। हमारा जो क्लास का सेशन रहेगा उस क्लासेस के अंदर हम हर कॉन्सेप्ट को डीपली एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मल्टीपल रिवीजन देंगे, ताकि हमें जो टैक्स के प्रोविजन हैं वो अच्छी तरीके से लर्न हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बढ़िया वाली ग्रिप आ जाए। ओके ओके। तो सर मैं डायरेक्ट टैक्स शुरू करता हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बातें कुछ बताई हैं, अलग अलग तरह के एसएससी होते हैं। एसएससी मतलब करदाता जिनके ऊपर टैक्स लगेगा। यहां पर डायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स में मेनली एक ही टैक्स होता है जिसको हम लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स में मेनली एक ही टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। ओके। तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूं, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स का लोड अल्टीमेटली उस टैक्सेबल पर्सन के ऊपर ही डाला जाता है और टैक्स भी उसी से ही वसूल किया जाता है। यहाँ पर टैक्स निकालने के लिए पहले आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है जिस इनकम पर टैक्स लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना यार कि अगर आपने बिजनेस किया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो पूरे 5 लाख रुपए का 5 लाख का टैक्स दे दो, तो बंदा खाएगा क्या? और वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना, धोएगा क्या और सुखाएगा क्या, वो वाली बात हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उस डायरेक्ट टैक्स की कंप्यूटेशन करने के लिए हमको 5 हेड से होकर निकलना पड़ेगा। सर वो 5 हेड कौन कौन से हैं? उन 5 हेड के अंदर सबसे पहला हेड आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। सर इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है? एक बंदा जो होता है
चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल्स हो, अगर वो अपनी सेवाएं दे रहा है कहीं पर एज ए एम्प्लॉय, और उस जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, और वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी कहाँ पर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। समझ में आया? जैसे बैंकर होता है, मैनेजर वगैरह जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है काम करने की, या फिर कहीं पे कोई डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको भी सैलरी मिलती है, ठीक है। या कोई वकील है, गवर्नमेंट वकील है, तो उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो वो सारा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आ जाएगा। दूसरा हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर एक करदाता जिसके पास में बहुत सारे मकान हैं, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा सकता इसके अंदर क्योंकि मेरे को पूरा क्लास का पूरा साल चाहिएगा इन चीज़ों के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, करदाता के पास में दो तरह के मकान होते हैं। एक वो मकान जिसमें वो खुद रहता है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट कहती है अगर आपके पास में एक मकान है तो हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लेंगे और उस पर हम किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं मांगेंगे। अब पहले एक हुआ करता था, अब इसको दो कर दिया है, यानी आपको रहने के लिए कम से कम दो मकान तक हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे, यानी वो आपके रहने का स्थान है और उस पर हम किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, तो दो प्रॉपर्टी तक तो हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर उस पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन दो से जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, यानी अगर चार हैं तो दो तक तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगले दो को हम डिम्ड एलओपी मान लेंगे। डिम्ड एलओपी का मतलब होता है हम ये मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है और उस पर आपको किराए से इनकम हो रही है, और वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल की जाएगी। तो दो मकान तक आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानकर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन दो प्रॉपर्टी से ज़्यादा जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस पर आपको डिम्ड एलओपी मानकर आप पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे पास में चार मकान थे, हमने चार मकान में से दो मकान तो हमारे एसओपी है, एक मकान हमने एक्चुअल में किराए पर दे दिया, तो फिर हम उसको एलओपी बोलेंगे। लेकिन जो चौथा मकान है, क्योंकि दो तो एसओपी थे, तीसरा आपने किराए पर दे रखा तो वो एलओपी हो गया, और चौथा मकान ना आप रह रहे हो ना आप ये कह रहे हो ये एलओपी है और ये तो मेरा रहने का काम का है, वो नहीं बोल सकते क्योंकि दो मकान तक एसओपी होता है। तो दो मकान तक एसओपी, तीसरा आपने एक्चुअल में किराए पर दे रखा तो होता है एलओपी, और चौथा हम क्या मान लेंगे? डिम्ड एलओपी। हम ये मान लेंगे कि वो किराए पर दिया और उससे आपको इनकम हो रही है, वो आपको इनकम कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तीसरा आता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर ना तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की आपको ना तो सैलरी हो रही है, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर जो भी इनकम होगी, नेट प्रॉफिट वगैरह होगा, जिसमें से कुछ खर्चों की कटौतियाँ मिलेगी, बहुत कुछ बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो व्यापार करते हैं, माल बेचकर पैसा कमाते हैं, और एक वो जो अपनी सर्विस देकर पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है तो बिजनेस तो है ना, लेकिन कुछ माल थोड़ी ना बेच रहा है, वो अपनी क्या दे रहा है? सर्विस। तो यहाँ पर वो उन दोनों की जो इनकम है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सर्विस दे के पैसा कमा रहे हो, या फिर चाहे वो व्यापारी हो जो माल बेचकर पैसा कमा रहे हो, उसकी जो इनकम होगी वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। चौथी आपको स्लैब आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर ये क्या होता है? मेरी एक बिल्डिंग थी, आज से 10 साल पहले खरीदी थी, 10 साल तक मैं उसको यूज कर रहा था, असेट्स है, सोचा अब कोई काम नहीं आएगी, बेच दी। आपका बिजनेस है क्या ये? नहीं सर, बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होता ना, अगर मैं स्टॉक ब्रोकर होता तो मेरी इनकम कहाँ चली जाती? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। मैं ना तो स्टॉक ब्रोकर हूँ और ना मेरा काम है प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, ये तो मेरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी इसलिए मैंने बेचने का सोचा। तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? असेट्स हैं। और अगर आप असेट्स बेचते हो, उस एसेट्स पर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या उस एसेट्स पर आपको कोई भी लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट या लॉस को हम कहाँ पर टैक्सेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम
कैपिटल गेन के अंदर आपको दो तरह के प्रॉफिट और दो तरह के लॉस हो सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी 3 साल से ज़्यादा तक के लिए आपके पास में रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला 2006 में खरीदी थी और आज 2019 में 2020 में आप बेच रहे हो, तो लगभग 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गया, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो आपको इस प्रॉपर्टी को बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर इस पर आपको लॉस होता है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। लेकिन सर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने 1 साल रखा या 2 साल रखा। मैं 1 साल और 2 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर के मामले में 1 साल होता है और यूनिट्स के मामले में 1 साल होता है, और अनलिस्टेड शेयर के मामले में 2 साल होता है, और अदर के मामले में 3 साल होता है। तो उसके लिए प्रॉपरली क्लास के अंदर मैंने जैसा बोला कैपिटल गेन का जब कॉन्सेप्ट चलेगा उसमें बताऊंगा। लेकिन अब आपको इतना ही बोल रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर 3 साल से ज़्यादा तो वो लॉन्ग टर्म है, और 3 साल से कम है कुछ प्रॉपर्टियाँ शेयर वगैरह, तो उनके लिए आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ऐसी इनकम जो इन चारों खानों में नहीं आ पा रही है, यानी ना तो वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो B&P है, ना वो कैपिटल गेन है, तो फिर साहब उस इनकम को कहाँ पर डालेंगे? तो उस इनकम को हम रेजिडुअल इनकम मानकर कहाँ पर ले जाकर लिख देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं क्लास के अंदर बार बार IFOS बोलूँगा इसको, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं बोल पाता, तो मैं ज़्यादातर इसको किस नाम से बोलूँगा, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब आपकी पांचों हेड की इनकम आ जाएगी तो हम उस पांचों हेड की इनकम का बंच बना लेंगे, यानी हम उसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद में हमारे पास में टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम हमारे पास में पांचों हेड की टोटल लगाने के बाद में आ गई। अब सर इस टोटल इनकम में से हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, कहीं खर्चे किए होंगे, तो अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग कटौतियां हैं। तो यहां पर आपको डिडक्शन के लिए एक धारा 80 है, 80s के डिडक्शन। तो वो टोटल टैक्सेबल इनकम में से हम 80 के डिडक्शन लेस कर देंगे, तो हमारे पास में नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। यानी अब हमको वो इनकम मिली है जिस पर हमारा अल्टरनेटिवली टैक्स लगाया जाना है, यानी टैक्सेबल इनकम हमको मिल गई। अब इस टैक्सेबल इनकम पर हम लोग अप्रोप्रिएट टैक्सेबल फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स निकाल देंगे। जब हमारे पास में टैक्स आ जाएगा तो टैक्स हमेशा नियरेस्ट रुपीज़ के अंदर होना चाहिए, 10 रुपीज़ के अंदर। अगर 4,545 रुपये आ रहा है तो हम उसको 4,550 रुपये कर देंगे, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा को अगले डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, अगले 10 में, और 5 से कम को पिछले 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक नेट टैक्स आ जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे 5 हेड होते हैं, उस 5 हेड की इनकम को हमको निकालना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ मैंने बताया ये सैलरी, एक एक हेड का एक एक चैप्टर है, ग्रंथ है, ग्रंथ भर भर के लिखा है उसके अंदर। तो मैं अपनी क्लासों के अंदर बकायदा आपको नोट्स के माध्यम से कन्वेंस करने की कोशिश करूंगा, आपको एक एक प्रोविज़न को एनालिसिस करके समझाऊंगा कि आखिर किस तरह से टैक्सेबिलिटी आएगी, किस तरह से खर्चों की छूट मिलेगी, कौन सी इनकम को किस हेड में डालना है, कैसे टोटल इनकम निकालनी। अभी तो मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है कि आखिर हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ने वाले कैसे हैं, और जो हमारी इनकम होगी हम उस इनकम को कैसे इन 5 हेड के अंदर डालकर अपनी टोटल इनकम निकालेंगे और कैसे डिडक्शन का क्लेम करेंगे। डिडक्शन कहाँ किस किस खर्चे के लिए मिलेंगे, कितनी मात्रा तक मिलेंगे, किस कंडीशन के अंदर मिलेंगे, वो सारी चीज़ें क्लास का एक कंसेप्ट होगा। जब जब क्लासेस चलेगी तब तब उनको हम डिस्कस करेंगे। चूँकि आज मेरा लेक्चर फर्स्ट है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे देता हूँ, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग हमारा एक चैप्टर शुरू करेंगे, और उस चैप्टर के बाद में हम लोग एक एक हेड का कंसेप्ट एनालिसिस करना शुरू करेंगे। हम लोग एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बाद में कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, यानी हमारा कंसेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से बिल्डअप हो पाए और हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप आ पाए। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने में दिया। थैंक यू वेरी मच।